हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पीजीएस के एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च एथिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन। बेसिकली हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में इस सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस का एक ओवरव्यू लेंगे। कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कोर्स का टाइटल है एथिक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है। एथिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड एथिकोस से ओरिजिनेट हुआ है और एथिक्स की सिंपल डेफिनेशन है कोड ऑफ कंडक्ट। इट मीन्स जो हमें बताए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी जो कि इन्वॉल्व करती है राइट और रॉन्ग कंडक्ट के कॉन्सेप्ट को, कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस लिमिट्स तक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये हम स्टडी करते हैं एथिक्स के अंदर। या फिर हम बोल सकते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ का जो सेट है उसे हम जनरल लैंग्वेज में एथिक्स के नाम से जानते हैं। अब इस पूरे कोर्स में हमें डिफरेंट एथिकल इश्यूज़, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चर सिस्टम्स कैसे हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे हैं, कौन कौन से रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। एथिकल इश्यूज़ इन साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप आता है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ कैसे। तो ये आपको भी पता है कि 1000 ऑफ ईयर्स पहले, 10,000 टू 12,000 ईयर्स पहले कभी कल्टीवेशन होता था क्रॉप्स का, जो धीरे डे बाय डे न्यू क्रॉप्स की डिस्कवरी होने लगी, न्यू ग्रेन क्रॉप की डिस्कवरी होने लगी एंड धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अगर हम एग्रीकल्चर के आस्पेक्ट से डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें कि किस तरीके से लॉ ऑफ मिनिमम का इंट्रोडक्शन हुआ था या फिर किसी भी प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था, ये जनरल इंट्रोडक्शन है जो कि आपने अपने बेसिक्स में पढ़ा होगा जब आप बेसिक पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी के फादर के रूप में पीटर डेक्रिसन जी को जाना जाता है, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी ऑपस रूरलियम कामोदरम, और इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी का ऑनर दिया गया है। इसी के साथ जेथरो टूल जो है उन्हें वीड साइंस के फादर के नाम से जाना जाता है और उन्होंने भी एक बुक लिखी थी हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के, एग्रीकल्चर की जनरल नॉलेज है जो कि आपको पता होगी। इसके अलावा प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डिस्कवरी कैसे हुई, ऑक्सीजन की खोज किसने की, जोसेफ प्रिस्टले थे, उन्होंने ऑक्सीजन की सबसे पहले 1775 में डिस्कवरी की थी ऑक्सीजन की। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जो डिस्कवरी है वो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर जो किए गए हैं। लेकिन इन सब के साथ में हमें जो इस पूरे सिलेबस के अंदर मेजर डिस्कशन करना है वो करना है NARS, GARS जैसे टॉपिक्स के ऊपर। NARS क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम, और इसके साथ आपने ICR को भी स्टडी किया होगा। देन NARS का बेसिक मीनिंग है कि ये पूरा एक ऐसा नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है जो कि 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, और वो 3 चीज़ें क्या है? एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। यानी कि हम बोल सकते हैं कि NARS इंक्लूड करता है रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़ को, जिसका कि मेजर रोल होता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ को प्रमोट करने का। NARS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है, जिसमें जो डेयर है वो इसके अंदर हम सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। डेयर इज स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। डेयर के अंदर हम बात करें तो ICR और उसके सारे इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ASRB, नास, नेशनल एकेडमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, रिसर्च स्कीम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेयर के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसके अलावा हम बोलें तो NARS जो है वो इंडिया का एक ऐसा नेटवर्क है इंस्टीट्यूशंस का और ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड हो, इन सबको कंडक्ट करवाता है। NARS जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करता है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हो। अगर हम ब्रॉड वे में अगर इसके NARS के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये
डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है, इनोवेशंस करता है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जो फार्मर की इनकम को इंक्रीज़ करने में और फूड सिक्योरिटी को एनहेंस करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो अलग अलग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करने में भी NARS का काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा NARS जो है वो इंडिया में ICR के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के लिए, कोऑर्डिनेटिंग के लिए और फंडिंग के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और रिसर्च एक्टिविटीज़ पूरी कंट्री में। अब हम अगर ICR की बात करें जो कि कोऑर्डिनेट करता है NARS के साथ, तो ये ICR जो है वो एपेक्स इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का, जिसके 3 इम्पॉर्टेंट मैंडेट हैं। ये प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है और रिसर्च और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा, ये कोऑर्डिनेट करता है एग्रीकल्चर एजुकेशन को ताकि क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके। एंड लास्ट वन इज़ फ्रंट लाइन एक्सटेंशन प्रोवाइड कराता है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के लिए, अडोप्शन के लिए एंड नॉलेज के लिए। बेसिकली जो अगर हम इसे शॉर्ट वे में कहें तो ICR जो है वो रिसर्च से रिलेटेड प्लानिंग करता है और उसे फार्मर्स तक पहुंचाता है, एक क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एंश्योर करता है। इसके अलावा हम ICR के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स की स्टडी करते हैं। लाइक ICR के अंदर 103 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, 74 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाते हैं डिफरेंट अलग अलग एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स में। तो इन सब ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ICR के अंडर आती हैं, इन सब के नाम आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। फिर आता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट CGIAR का, दैट इज स्टैंड्स फॉर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। बेसिकली CGIAR का जो मेन काम है वो है फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना और डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक जैसे इंडिया में पुअर्टी को रिड्यूस करना, यानी कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम करता है। इसके थ्रू हम फूड सिक्योरिटी को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं एंड पुअर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम CGIAR की प्रायोरिटीज़ की बात करें तो ये जैसा कि हमने अभी बोला कि फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, इट मीन्स ये हंगर और माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने का प्रयास करता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सस्टेन करने की कोशिश करता है इन सिटू एंड एक्स सिटू दोनों तरीके के एनवायरनमेंट में, और अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रमोट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट और जो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट, इन सब का सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंश्योर करता है। इसके अलावा डिफरेंट पॉलिसीज़ को और इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस को इम्प्रूव करता है, उनको फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट जो इस सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ GARS, इट मीन्स ग्लोबल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम। ग्लोबल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम को हम बेसिकली बोल सकते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का, यूनिवर्सिटीज़ का एंड फंडिंग एजेंसीज़ का, जो कि एड्रेस करते हैं ग्लोबल लेवल पर जो एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं उनको। ये सिस्टम या हम बोल सकते हैं कि GRS जो है वो बेसिकली फोकस्ड है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रीसाइलेंस को इम्प्रूव करने के लिए विकसित की गई हैं। GRS जो है इसका सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिसर्च में 1960s के टाइम पर 1960s एंड 1970s में ग्रीन रिवॉल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। अगर हम GRS की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया जाता है तो लाइक IRRI, सिमिट, ये सारी जो हैं ये फोकस होती हैं न्यू क्रॉप वेराइटीज़ को जनरेट करने में एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में, ताकि फूड प्रोडक्शन को अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ में एनहेंस किया जा सके। GRS के अंदर आने वाले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो इसमें अलग अलग इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स लाइक IRRI, सिमिट इन सबको इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा NARS डिफरेंट रीजनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाइक अफ्रीकन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। अगर हम बात करें कि हमें GRS की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बिकॉज डे बाई डे जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है
जिसकी वजह से हमें चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए कि एक फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके बढ़ती पॉपुलेशन की फूड की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा डे बाय डे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें क्लाइमेट रीसाइलेंट क्रॉप वेराइटीज़ को डेवलप करने के लिए और डिफरेंट चीज़ों से ओवरकम डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम को से ओवरकम करने के लिए GARS की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को फेस करने के लिए और अलग अलग तरीके से फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा GRS कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मेनली फोकस करता है, तो GRS बेसिकली क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे, सोइल हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक, फिशरीज, जेंडर एंड सोशल इक्विटी, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, आउट रिसर्च, इन सब जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर GRS का सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। इसके अलावा GRS बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, लाइक कोलैबोरेशन विद अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एंड पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में। नेक्स्ट हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आता है अब रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एथिक्स क्या है, उसी तरीके से अब हमें देखना है कि रिसर्च में एथिक्स क्या है। एथिक्स का जनरल मतलब हुआ कि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो है। लेकिन रिसर्च में एथिक्स क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि रिसर्च एथिक्स का बेसिक सा मतलब होता है कि हम एथिकल प्रिंसिपल्स को हमारे रिसर्च के एरिया में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, फंडामेंटल एथिक्स प्रिंसिपल्स को। अब ये फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, लाइक ऑब्जेक्टिविटी हो गया, आपकी ऑनेस्टी हो गया, इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से रिसर्च एथिक्स जो है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बट जो एक्यूरेट डेफिनेशन है रिसर्च एथिक्स की ये है कि एक सेट ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस को किस तरीके से आप एक साइंटिफिक एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। रिसर्च एथिक रेफर्स टू अ डाइवर्स सेट ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशंस दैट हेल्प कॉन्स्टिट्यूट एंड रेगुलेट साइंटिफिक एक्टिविटी। रिसर्च एथिक्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में इंटरेस्ट जनरेट किया जाए रिसर्च को लेकर, और अलग अलग स्पेसिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करना रिसर्च एथिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एथिकल इश्यूज़ भी हैं, लाइक प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म जो है वो आप अच्छे से जानते होंगे, लाइक कॉपी पेस्ट की जो प्रोसेस है, हम सिंपल भाषा में उसे प्लेगरिज्म बोल सकते हैं कि किसी दूसरे के रिसर्च वर्क को आपने वहाँ से उठाकर अपने रिसर्च वर्क में डाल लिया है, देन इट इज़ नोन एज प्लेगरिज्म। तो ये नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू एथिकल कंसर्न इन रिसर्च। And other ones are data's interference, research with animals, humans, subjects that are the ethical issues in ethics. इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के, लाइक सबसे पहला है ऑनेस्टी। इन प्रिंसिपल्स को आपको बहुत ध्यान से स्टडी करना है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कि एथिक्स के अंदर फॉलो किए जाने चाहिए। लाइक ऑनेस्टी, तो आपके सारे साइंटिफिक कम्युनिकेशन जो है उनमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब कंडक्ट कर रहे हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि वो रिक्वायर्ड है भी या नहीं। इसके अलावा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपके सारे प्रॉमिसेस एंड एग्रीमेंट्स होने चाहिए और काम जो है वो पूरा सिंसियरिटी के साथ में होना चाहिए। इसके अलावा आता है केयरफुलनेस, यानी कि आप केयरलेस एरर्स ना करें, ये आपके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट ओपननेस, आपके जो डेटाज हैं, जो रिजल्ट्स आपके आए हैं उनको लेकर अगर आप क्रिटिसाइज़ भी होते हैं तो उसके लिए ओपननेस होनी चाहिए कि न्यू आइडियाज़ को पब्लिक में बताने के लिए। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली हम बोल सकते हैं वो प्रॉपर्टी जो कि ह्यूमन माइंड का क्रिएशन होता है। द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप बिना किसी परमिशन के, बिना ऑनर के, बिना किसी परमिशन के आप उसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये एथिकल जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। तो आपको हर किसी पर्सन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रेस्पेक्ट करनी होगी। कॉन्फिडेंशली, रेस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, रेस्पॉन्सिबल मेंटरिंग, रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कॉम्पिटेंस, लीगलिटी, एनिमल केयर एंड ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, ये अलग प्रिंसिपल्स हैं। लाइक
जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है एनिमल केयर, तो आप प्रॉपर रेस्पेक्ट देंगे। अगर आप रिसर्च फील्ड से रिलेटेड या रिसर्च में अपने एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप उनकी प्रॉपर रेस्पेक्ट करेंगे, केयर करेंगे, उन्हें किसी तरीके का हार्म नहीं होने देंगे। ये आपके एथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट जो एनिमल्स की केयर एंड यूज़ के ऊपर 3 Rs का फॉर्मेशन किया गया है, जो डिनोट करते हैं रिप्लेसमेंट, रिडक्शन एंड रिफाइनमेंट। इन 3 Rs का क्या मीनिंग है? सबसे पहला रिप्लेसमेंट। जो टेक्नोलॉजीज़ आप ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट अगर है जहाँ पर आप एनिमल्स को रिप्लेस कर सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए, तो वहाँ पर रिप्लेसमेंट होना चाहिए। सेकंड, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अगर आप एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च वर्क के लिए, देन अगर आप उनकी क्वांटिटी में या उनके नंबर्स में डिक्रीमेंट कर सकते हैं या उनकी नंबर्स को कम कर सकते हैं, बट नंबर्स को कम करने के बाद आप दूसरे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएंगे, तो वहाँ पर आपको रिडक्शन नहीं करना है। आप नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा ले सकते हैं। इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स यूज्ड शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एट द एक्सपेंस ऑफ ग्रेटर सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स। नेक्स्ट इज रिफाइनमेंट, दैट एनिमल्स जो हैं वो आपकी पर्टिकुलर साइंटिफिक रिसर्च के लिए सूटेबल हों, तो उनके लिए जो पर्टिकुलर अकोमोडेशन है फिर वो उनकी स्पेसिफिक नीड्स को लेके हो सकता है, लाइक उनके फोडर को लेकर हो सकता है। तो पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल के लिए स्पेशल टाइप ऑफ अकोमोडेशन की सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि डिफरेंट एथिकल इश्यूज हो सकते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च में, तो वो हो सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी हमारी बनी रहनी चाहिए, इकोसिस्टम की हेल्थ, रेस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड देयर आर नंबर ऑफ एथिकल इश्यूज यू कैन चेक आउट हेयर। एंड देन हम बात करेंगे डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। बेसिकली रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि गांव की स्थिति को सुधारना, लेकिन अगर हम इसे एक जनरल टर्म में बोलेंगे तो हम बोलते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स या एक्शंस को हम रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं जो कि लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर देते हैं रिमोट विलेजेस की और वहाँ पर रहने वाले लोगों की। अब इसके लिए अलग अलग तरीके की डेफिनेशन दी गई हैं, बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है, दैट इज़ डिफरेंट अलग अलग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो आपको एटलीस्ट प्रोग्राम का नेम विद डेट और एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में CDP के नाम से जाना जाता है। इसे इंडिया में लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में, जिसमें कि 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे। अब पर्टिकुलर बाकी सारी चीज़ें आपको याद हो ना हो, लेकिन इसके क्या मेन एम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है IADP प्रोग्राम, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट इज स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसे पॉपुलर पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी भी विलेज की इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है थ्रू द इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इसके साथ ही यहाँ पर DPAP प्रोग्राम है, SGSY प्रोग्राम है, जिनका मतलब है ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जिसे DPAP जो है वो 1970-71 में आया था, जो कि एक नॉन सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। इसके अलावा इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे कि ड्रॉट की कंडीशंस और ड्रॉट की सिवियरिटी को कम करना, डिफरेंट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट करवा के और वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को अडोप्ट करवा के। तो ये सारे जो रूरल प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट विद द नेम एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर। नेक्स्ट है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे पहले सितंबर 2005 में इनेक्ट किया गया था, और इसके साथ में ही एक है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके अलावा ट्राइसेम जैसी जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था और किस चीज़ के लिए ये सबसे पहले लागू किए गए थे। इसके अलावा पंचायती राज सिस्टम का जो 3 टायर सिस्टम है, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं।